So, if we talk about traditions and cultures, over a period of time बहुत सारी बातें बदल गई हैं, बहुत सारी बातें चेंज हो गई हैं. सो नाउ हम लोगों ने उसको अडेप्ट करना चालू किया, बट ये एक बाउंड्री है. कल जो अपन ने बात किया ना, पैराडिम, ये ट्रेडिशन एंड कल्चर वो पैराडिम सेट करता है कि आप अपने घर पर, यू मे बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, यू मे बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, यू मे बी बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्रीड, बट हर घर पे एक बात पक्का है कि हर एक के घर पे कुछ ना कुछ तो नियम होते हैं, रूल्स टू बी फॉलोड होते हैं. क्या सबके घर पे कि सुबह उठोगे तो ये करो पहले, दूसरा वो करो, तीसरा वो करो, चौथा ये करो, देन यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. सबके घर पे है. यस. मेरे को एक बात बताओ कि कितने लोगों को ये लगता है कि ये जो बंधन डाल के रखा है, ये जो पैराडिम है, ये तुम्हारे ऊपर अत्याचार है करके. मी टाइप करना, अभी यस नहीं टाइप करना, मी टाइप करो. मी, जिनको लगता है कि ये तुमको जिंदगी में बहुत त्रास देते हैं, दोज हु फील दैट कि ये सब रूल्स तुमको बहुत त्रास देते हैं, ये सब रूल्स निकल जाए तो अच्छा है. अच्छा, तन्मय को लगता है. सी, वापिस मैं बताता हूँ, मेरे लेक्चर में ना कुछ करेक्ट कुछ रॉन्ग नहीं होता है. इट्स अ परसेप्शन, हमारा सोच है. हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उस मोमेंट पे तकलीफ होता रहे, वो माँ बाप के साथ झगड़ा करता रहे, लेकिन यहाँ पर नो बोलता रहे, पॉसिबिलिटी है. और जहां पर तन्मय ने लिखा मेरे को तकलीफ हो रहा है, हो सकता है कि वो एडजस्ट भी करे. लाइफ में एनीथिंग इज एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. सिचुएशन में आदमी अडेप्ट करता है. मेरे जैसा आदमी जो रोज दिन में 12 घंटा बाहर रहता था, पिछले 5 महीने से मोर देन 20 आवर्स घर पे ही है. गया तो आधे घंटे के लिए बाहर जाके आया, वो भी 3-4 बार. ऐसे बहुत सारे आदमी लोग के साथ हुआ है. लाइफ है, एडजस्ट करना पड़ता है. सो ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स पुट दैट पैराडिम, वो जो अपने लाइफ का सर्कल कंप्लीट करता है. कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोग उसको ब्रेक करते रहते हैं, मिनाई करना. बहुत सारे जन है ना, हम लोगों को बोलते हैं कि गांव का कोई बुजुर्ग आदमी मिला, ठीक है, तुम जानते हो नहीं जानते हो, पहचानते हो नहीं पहचानते हो, बोलते जा पाई पड़. तुम बोलते कौन है, बोलते पाई पड़. तुम को इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको जबरदस्ती पैर पड़ना पड़ता है. होता है क्या ऐसा कभी लाइफ में? कुछ लोगों को तुम दिल से पैर पड़ते हो, कुछ लोगों को जबरदस्ती होता है. पैर पड़ना ये क्या एक्टिविटी है, समझने की कोशिश करो मेरी बात. मेरे दोस्तों, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, किसका भी पैर पड़ने को बोलता है, ठीक है, लेकिन पैर पड़ना ये बहुत साइंटिफिक एक्टिविटी है. मैं आपको बताता हूं. हमारे बॉडी, एक बात समझ लो, ट्रेडिशन और साइंस इसका बहुत बहुत गहरा संबंध है. मैं तुमको कभी तो भी, यानी आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग हिंदुइज्म और एनीथिंग, बट मंदिर जो रहता है उसके आजू बाजू में एनर्जीज कैसे रहते हैं, साइंस से कैसा रिलेटेड है, उसका एक बहुत बेहतरीन वीडियो व्हाट्सएप में चालू है. मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, देखना उसको. एंड आई एंड थिंक इट फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट थिंक इट फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज हिंदुइज्म और टेम्पल पॉइंट ऑफ व्यू. मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपना बॉडी जो है ना, पूरा बॉडी राइट फ्रॉम हेड टू टो, इट्स अ बंडल ऑफ एनर्जी. तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रूव्ड है कि है ना, पैर से एनर्जी जाता है और हाथ से एनर्जी आता है. इट्स ए प्रूव्ड फैक्ट दैट हाथ से एनर्जी आता है और पैर से एनर्जी जाता है. तो जब तुम बड़े लोगों का पैर पड़ते हो, जब तुम बड़े लोग का पैर पड़ते हो, तो आप उनसे पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेने की कोशिश करते हो. ये उसका साइंस है. तो इसीलिए अगले बार जब पैर पड़ोगे तो ना, कोई भी रहने दो, बिंदास पैर पड़ने का कुछ बुरा नहीं होता है, क्योंकि पैर पड़ने से अपना फायदा ही होने वाला है.
ये अगर आपको मालूम पड़ गया ना, तो आपको कितने भी लोगों का पैर पड़ने दो, आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि यू आर टेकिंग, यू आर द रिसीवर। कॉमर्स सोचने का उधर। माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉजिक शायद माँ पिताजी अपने को बताते नहीं। अगर ये पहले दिन बिठा के बता दिए ना, सब लोग बिंदास सबके पैर पड़ेंगे। अच्छा, तुम बोलोगे सर मेरे को मालूम नहीं था ये सब चीज। अच्छा, तुम ये फॉलो करते हो, लेकिन तुमको भले ही ये मालूम नहीं ना, तुम ये फॉलो करते हो। थोड़े देर के लिए सोचो कि अगर है ना आपका पैर आपके दोस्त को लगता है, आपका पैर आपके दोस्त को लगता है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू? रिमेंबर दैट, आप है ना हाथ से उसको सॉरी बोलते हो कह रहे आप लोग। और जब आप सॉरी बोलते हो ना, इमीडिएटली आपका हाथ उसका बॉडी को टच भी करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट हैज हैपेंड इज, आपका बॉडी से जो एनर्जी बाहर गया, पैर लगा, आप हाथ लगा के वापिस लेते हो। नेचुरल एक्ट है मेरे दोस्तों। अगर आप इस एंगल से सोचोगे ना, तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो वही चीज है जो सर बता रहे। आपका पैर लगा तो आप अगला हाथ से वापस लेने की कोशिश करते हो। दैट इज व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। सो कमिंग बैक टू ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, ऐसे मैं हर का एक्टिविटी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। आई कम टू कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ऐसे कुछ रूल्स जो अकाउंट्स की दुनिया को बांध के रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। उसमें से मैंने आपको एक कंसेप्ट ऑलरेडी सिखाया। कौन सा कंसेप्ट ऑलरेडी सिखाया? जरा नाम लिखो तो उसका। which is the concept which I have already told you? एक कंसेप्ट का अपन ने नाम सीखा था। यस, वेरी गुड प्रांजलि। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। आज हम लोग सीखेंगे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ध्यान से सुनना, अगला 10 मिनट आपको इसमें जाएगा, लेकिन बहुत काम का चीज है मेरे दोस्तों। कंजर्वेटिज्म, कल मैंने आपके साथ बात किया था, इफ यू रिमेंबर द वर्ड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी कंजर्वेटिव मैन, आई वुड से अ मैन who thinks before he acts. Who is a conservative person? A man who thinks before he acts. कोई भी काम करने से पहले जो सोचता है कि ये करने से क्या होगा, वो होता है कंजर्वेटिव आदमी। हम में से बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव होते हैं कि इस रास्ते पे जाने का क्या, या उस रास्ते पे जाने का अपन सोचते हैं। कि मैं याद करने की कोशिश करते हैं कि मैं जाया था, मेरे को एक दुकान दिखा था, मेरे को बावड़ी दिखा था, मेरे को झाड़ दिखा था। ठीक है, अपन रास्ते में चलते वक्त अपने आप को सोचते हैं कंजर्वेटिव। क्यों? सेफ्टी रहता है। कंजर्वेटिव इज ऑल अबाउट सेफ्टी। कंजर्वेटिव इज ऑल अबाउट व्हाट? सेफ्टी। एक होता है कंजर्वेशन। इंग्लिश में थोड़ा वर्ड संभाल के यूज करना। कंजर्वेशन यानी बचाना। वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये अलग है। इधर हम लोग बात कर रहे हैं, उधर भी लॉजिक वही है, संभाल के रखो आज, नहीं तो कल तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कंजर्वेटिव वो जो हर काम करने से पहले सोचता है। जिंदगी के हर पहलू में आपको ऐसे लोग दिखेंगे। अच्छा, एक और कैटेगरी होता है जो पहले करता है और बाद में सोचता है आईला आता मी काय करूं। आप में से कितने लोग पहले कैटेगरी में जो सोच समझ के करते हैं, और दूसरा कैटेगरी में कौन है जो करता है और बाद में सोचता है? टाइप बॉक्स, चैट बॉक्स में टाइप करो, 1 है कि 2 है आप? आर यू 1 और 2? You will find surprisingly that majority of you will be in the second category. If everybody says truth, I know that बहुत सारे जन सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। पहला काम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं आता काय करायचं।
If you are in the first category, congratulations, you are in the right path. अगर आप सोच समझ के काम करते हो तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो. You are doing wonderful job. If you are in the second category, try to go to the first category. I myself in many times are in the second category. Of course, life में ये भी बात है कि अपन मिक्सचर ज्यादा रहते, कभी 1 में होते, कभी 2 में होते, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अपन 2 में ही होते हैं. मेरे दोस्तों, मैं आपको 2-3 एग्जांपल जिंदगी के बताता हूं कि कैसा कंजर्वेटिव आदमी काम करता है. लेट अस से दैट हम लोग चेस खेल रहे हैं. अब 2 लोग चेस खेल रहे हैं, एक मैं और एक आप. आप और मैं, लेट अस एज्यूम दैट वी आर प्लेइंग चेस. चेस खेलते वक्त ना वापिस 2 प्रकार के लोग होते हैं. एक जो ना गेम करके चेस खेलते हैं, और दूसरा जो होता है ना जो सोच समझ के उस पर ध्यान लगाता है. अब दोनों प्लेयर अगर सोच समझ के खेलते रहेंगे ना तो उनको एक चेस का खेल खत्म करने को शायद पूरा दिन भी हो जाएगा. वही अगर जो खेल के हिसाब से खेलते हैं ना, वो लोग एक चेस का गेम शायद 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे. मैं और मेरा छोटा बेटी हम लोग चेस खेलते 2-3 मिनट के अंदर. वो हमेशा हारती है, लेकिन वो बोलते पापा खेलने का. उसको उसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है. वही मैं मेरा बड़ा बेटी के साथ खेलूंगा तो वो भी दिमाग लगा के खेलती है. तो टाइम, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल टू ऑल ऑफ यू इज दैट कंजर्वेटिव वो है. अब रियल चेस प्ले करने वाले का रूल क्या बोलता है मालूम है? तुम एक चाल चलने से पहले सामने वाले का 8 चाल के बारे में सोचो. तो अभी नेचुरली मैं अगर एक इधर करने वाला हूं तो वो उधर, वो उधर, वो उधर, वो उधर, इतना सोचने को टाइम तो चाहिए ना अपने को. तो ही इज कंजर्वेटिव. अभी एक नॉन कंजर्वेटिव और एक कंजर्वेटिव खेलने को बैठा ना, 5 मिनट में नॉन कंजर्वेटिव वाला उठ के भाग जाएगा. बोलेगा तू अकेला खेल, मेरे को तेरे साथ जमता नहीं. कैसे होएगा? सपोज आई एम कंजर्वेटिव, यू आर नॉन कंजर्वेटिव. मैंने व्हाइट का पहला चाल चल दिया तो तुम इमीडिएट दूसरा चाल चलोगे. फिर मैं सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्या करने का. तब तक मैं सोचने तक सामने वाला बोलेगा सर इतना टाइम आप लेते हो, मैं चले जाता हूं. तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव. गाड़ी चलाते वक्त आप देखो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आपको दिखेगा. अगर आप कोई कॉलेज का स्टूडेंट को बाइक चलाते हुए देखो, आपको दूर से दिखेगा कि वो कॉलेज का बच्चा है, क्योंकि वो गाड़ी ऐसा सीधा चलाता ही नहीं है. उसका झूम 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 निकलता है गाड़ी, है ना. जैसा धूम का अगला ऑडिशन के लिए उसको बुलाने वाले. रिस्क है जिंदगी में, फुल रिस्क लेता है वो. मजा भी आता है, लेकिन वो उस उम्र में वही मजा आता है. वही अगर आप एक 50-60 साल के बुढ़े को गाड़ी चलाते हुए देखो, आराम से रोड के लेफ्ट में डुक 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 स्लो गाड़ी चलाएगा. मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स. ये आदमी जो बूढ़ा आदमी है वो सोचता है कि बाई चांस गाड़ी गिर गया तो गाड़ी को नुकसान होएगा, मेरे को नुकसान होएगा, बिजनेस जाएगा, ये होएगा, वो होएगा. सोच समझ के गाड़ी चलाता है. वही झिंग 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 वाला किधर तो भी ढाम पड़ता है, दोनों दिन हाथ में पट्टी बांध के शहनशाह बन के आता है क्लासरूम में. बोलने का मतलब क्या है? सोच समझ के करने वाला भले ही थोड़ा बोरिंग टाइप होता है, लेकिन वो करेक्ट होता है. बहुत बार आप घर पे भी देखना, आपको पॉकेट मनी चाहिए रहता है, पॉकेट मनी पैसा चाहिए रहता है. तो आप किससे पैसा मांगते हो? मम्मी से मांगते हो कि डैडी से मांगते हो? whom do you ask your pocket money? No, there will be again a mixed action, I know. It can be either मम्मी और डैडी, जिससे आप ज्यादा क्लोज हो उसी से पैसा मांगोगे. बट एक जनरल टेंडेंसी में अगर बोलने जाऊं, बहुत सारे जन है ना ऐसे टाइम पर मम्मी के थ्रू जाना पसंद करते हैं. बहुत सारे जन जो है मम्मी के थ्रू जाना पसंद करते हैं. कारण क्या है उसका? मम्मी इज ऑलवेज हेल्पफुल, थोड़ा सा सॉफ्ट रहती है. डैडी के पास जाएंगे तो डैडी हमेशा पूछेंगे मागच्या महिन्यात दिलेले पैसे कुठे गेलं, काय काय खर्च केलं मला सांग. आपको उसके बारे में हिसाब मांगते हैं वो. ओके, इट्स ओके विरज, मैं किसी इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ.
मेरा बात समझने की कोशिश करो कि डैडी है ना सवाल पूछते हैं कि पैसा किधर गया, मम्मी शायद पूछती भी नहीं, जाऊ दे मजा कर, कॉलेजचं वय आहे तुझं. मेरे को बताओ, ध्यान से बोलना अभी ये बात, इज डैडी करेक्ट और रॉन्ग इन आस्किंग यू? फ्रेंड्स, इज 100% करेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में देखा हुआ है बहुत सारे लोग बिगड़ गए इस पैसे के वजह से. वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बिगड़े, इसीलिए वो सोच समझकर पहले सवाल पूछता है, पैसा किधर गया, अभी मैं जो दे रहा हूं तेरे को क्यों चाहिए, क्या करने वाला है तू, मेरे को एक्सप्लेनेशन दे. तो जिसके हाथ में पैसा है ना मेरे दोस्तों, वो हमेशा कंजर्वेटिव होना जरूरी है. अब हम लोग अकाउंट्स में आ जाते, इतना सब बैकग्राउंड मैंने तुमको क्यों दिया बताता हूं. मेरे दोस्तों, बिजनेस में खासकर अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पार्टनरशिप फर्म, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ते ना भरपूर सारे जण येत आहेत म्हणून प्रॉब्लेम होतोय लतिका. ओके. ओके, लेट मी कंप्लीट. मैं ये बोल रहा था, अपने बिजनेस में हमने बोला फर्म अलग, पार्टनर अलग, और फर्म ने अपॉइंट किया हुआ अकाउंटेंट अलग. अकाउंटेंट वो जो पैसे के बारे में सोचता है, जो पैसे के बारे में पूरा हिसाब किताब रखता है. मेरे को बताओ, अकाउंटेंट जिसके हाथ में पैसा है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अकाउंटेंट कंजर्वेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए मेरे दोस्तों. इनफैक्ट उसका मालिक आके उससे पैसा मांगे, उसका पैसा मांगने के लिए अगर मालिक खुद आए तो भी वो जो है, ही मस्ट आस्क द ओनर, ही मस्ट हैव द कॅपॅसिटी टू आस्क द ओनर की कशाला पाहिजे, मागच्या वेळेला दिलं ते काय केलं, बिकॉज ही हॅज टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट, ही हैज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. नहीं तो कल चल के मालिक आके खुद उसको चिल्लाएगा, तू मेरे को बोलना चाहिए था ना कि ये काम ऐसा ऐसा नहीं हुआ है करके, पैसा नहीं है फॉर्म में, तू बताना चाहिए था. तो इसीलिए अकाउंटेंट को कंजर्वेटिव होना जरूरी है. और ये कंजर्वेटिव का एक बहुत ही सिंपल रूल बोलता है. अब हम लोग रूल के तरफ आते हैं, दैट प्रॉफिट्स शुड बी रिकॉर्डेड only after it is actually earned, but provision for losses should be made from the beginning itself. बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स. ऊपर तुम जितना सोचोगे उतना तुमको क्लैरिटी मिलेगा. क्या बोलता है रूल? प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर इट इज एक्चुअली अर्नड. फायदा कब रेकॉर्ड करने का? होने के बाद. होणार आहे म्हणून पहिलेच रेकॉर्ड केलं तर ते चुकीचं ठरणार. बट प्रोविजन फॉर लॉसेस, लॉस अगर दूर से भी दिखाई दे, लॉस अगर दूर से भी दिखाई दे तो तैयारी पहले से चालू करना जरूरी है. लेट अस अंडरस्टैंड ए फ्यू एग्जांपल्स. लेट अस से दैट तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया और किसी का 12वीं का बोर्ड का पेपर बहुत बेहतरीन गया, बहुत बेहतरीन, बेस्ट, इतना अच्छा गया कि उसको अंदर ही अंदर मालूम है कि सब टैली होने वाला है, सब कुछ टैली होने वाला. मेरे को बताओ, ऐसे स्टूडेंट ने बाहर आके क्या सबको गाना गाने का जरूरत है क्या कि मेरे को 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला है? ऐसा किया तो ध्यान में रख लेना, अगर उसने गलती से सबको बता दिया
कि उसको 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाय चांस मान के चलो, बाय बैड लक उसको 93 मार्क्स मिला, तो मेरे दोस्तों रिजल्ट वाले दिन सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग, इवन इफ आफ्टर गेटिंग 93 मार्क्स आउट ऑफ 100 विच इज अप्रिशिएबल, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। कैसा मजाक उड़ाएंगे? बोलेंगे यार 100 बोला था, तेरे को सिर्फ 93 मिला, फक्त 93 मिळाले तुला। तो प्रॉफिट शुड बी रेकॉर्डेड ओनली आफ्टर इट इज एक्चुअली अर्न, मिळाल्यानंतरच बोलायचं। आप हुशार लोगों को कभी भी देखो, उनसे पूछो पेपर कैसा गया, हाँ ठीक गेला रे, ओके ओके, ऐसा ही बोलेंगे। वही अगर एक एवरेज स्टूडेंट है जो 50-60% लेके आता है और बाई चांस उसका पेपर अच्छा गया, तो वो ना क्लासरूम के बाहर आते ही नाचते नाचते आएगा, अरे मस्त गेला मस्त गेला मस्त गेला। किती मस्त गेला? फक्त 70 मार्क्स मिलणार है। दोनों का एटीट्यूड में अलग अलग रहता है। जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग करंट होता है ना, अगर तुम पानी का बहाव देखो, जो स्ट्रॉन्ग करंट होता है वो एकदम स्थिर रहता है, वो ज्यादा उड़ी नहीं मारता। मेरे दोस्तों, जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है ये। तुमको है ना, तुम धोनी को देखो, मैं इसको हमेशा बोलता हूं, लुक एट धोनी। जीते या हारे, उसके चेहरे पे इमोशंस बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं। वही तुम दूसरा कोई प्लेयर देखो, जीत गया तो नाचता है और हार गया तो रोता है। अलग अलग नेचर है। बट अच्छा किसको देख के लगता है? हारने के बाद भी अगर कोई स्माइल कर सकता है ना, ही इज ए रियल कैप्टन। ऑफकोर्स कोई हारने के लिए नहीं खेलता, लेकिन हार गया एफर्ट डालने के बाद भी और फिर भी स्माइल करता है, ही इज ए रियल कैप्टन। So that is what this convention of conservatism. Yes, Kane Williamson. I'm just going to tell that the next best person is Kane, no doubt. वर्ल्ड कप हार गया बंदा, फिर भी उसके चेहरे पे स्माइल था, वो भी बैड लक के वजह से। जो लोग ने वर्ल्ड कप देखा रहेगा उनको मालूम है ये सब बात कि कैसा वो रूल, कितना विचित्र रूल था। ठीक है, जिस टीम ने ज्यादा 4 एंड 6 मारे उन लोगों को उन्होंने विनर ठहरा दिया। यस यस यस, बट स्टिल मतलब अपने जैसा आदमी तो टूट गया होता। अरे वर्ल्ड कप की बात है, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और टाई ब्रेकर में, सुपर ओवर में टाई, और रिजल्ट ऐसा कुछ तो बकवास डिक्लेयर हुआ। क्या इमोशंस रहेंगे? यानी तुम इस उम्र में उसको इमेजिन भी कर पाओगे क्या? आई रियली डाउट, बट इट्स ए ह्यूज 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 फीलिंग। वर्ल्ड कप की बात आती है तो हम लोगों को, अगेन हम लोग क्रिकेट का एग्जांपल लेंगे, सचिन तेंदुलकर, very few times he expresses himself, and when we won the world cup, you had to see that man कैसा उड़ी मार के आया। उसको मालूम है उसका जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, कितने तो भी बार इंटरव्यू में उसने बोला मेरे जिंदगी का एम है वर्ल्ड कप जीतना। मेरे दोस्तों, जीतने के बाद उड़ी मारो ना। ऐसे कई वीडियोस है यूट्यूब में, जाके देखो आप लोग, जहां पर है ना एक रनर भागते रहता है, आगे आगे भागते रहता है, अचानक वो पीछे देखता है तो सेकंड वाला जो है, या वो पहले से सेलिब्रेट करने को चालू करता है। डोंट सेलिब्रेट बिफोर यू विन। बहुत बढ़िया कहावत है। अगर आपने सेलिब्रेशन पहला कर दिया, कोई और जीत जाएगा। यूट्यूब में जाके देखो, बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको। तो मेरे दोस्तों, प्रॉफिट या विनिंग या अच्छी बात कब रिकॉर्ड करना चाहिए? आपको मालूम है आप जीतने वाले हो, लेकिन जब तक जीतते नहीं है तब तक सेलिब्रेशन चालू मत करो। इसी में शानपना है, कंजर्वेटिवनेस है, विजडम है। लेकिन अगर लॉस, अभी लॉस के लिए उल्टा है, लॉस अगर दूर से भी दिखाई दे कि आप हारने वाले हो, तो तैयारी आज से चालू करो। अब तुम लोगों को मालूम है बारिश का मौसम है, कोरोना हो या कुछ भी हो, अपने यहाँ पर कल्याण में बोलो या बंबई में बोलो, ऐसे कई सारे इलाके हैं जिधर पानी भरता है। मेरे दोस्तों, मैं बताता हूं, पिछले 2-3 दिन से जब कंटिन्यू बारिश गिर रहा था, टचवुड अपने यहाँ पर ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ, लेकिन जब 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश गिर रहा था, मुझे बताओ, जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, जिनके घरों में पानी भरने का ज्यादा डर रहता है,
वो लोगों को मन ही मन बहुत सारा डर लगना चालू हो गया रहेगा। आप लोगों को पता नहीं होगा, ऐसे घरों में उन लोग है ना धीरे धीरे सामान ऊपर शिफ्ट करना चालू करते हैं। क्यों शिफ्ट करना चालू करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है थोड़ी देर में जमीन से पानी आने वाला है। ठीक है, मतलब नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन होगा ये सोचकर तैयारी पहले से चालू हो जाता है। नुकसान होने का कभी इंतजार नहीं करने का। नुकसान अगर होने वाला है, अगर आपको लगता है, तो तैयारी धीरे धीरे, तो नुकसान का जो फटका है ना वो कम बैठता है। नुकसान जो होने वाला है, नुकसान होगा, सब बिजनेस में होगा, लेकिन जो फटका बैठेगा वो कम बैठेगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ लेसन। मैंने आज का पूरा लेक्चर समझो ऑलमोस्ट इसके पीछे छोड़ दिया है, कारण मैं चाहता हूं कि आप ना सिर्फ अकाउंट्स में समझे, बट की लाइफ में भी ध्यान में रखे कि अगर फायदा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो कभी बोलने का, होने के बाद। पहले से चिल्लाना चालू करोगे, तकदीर का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर नुकसान दूर से भी दिखाई देता रहेगा, तो तैयारी पहले से चालू करने का। मैं कल के लेक्चर में वापस एक बार आप सब लोग को लेके जाता हूं। एक रूल हमने सीखा था, क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। इसके पीछे भी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है। कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस टेक दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, suppose its cost price is 1 lakh and market price is 1,20,000। मेरे दोस्तों मेरे को बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और मार्केट प्राइस 1,20,000 है, मतलब ओनर को क्या होने वाला है? प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है? 20,000। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो क्या ये प्रॉफिट आज रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? तो उसका जवाब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है, नहीं, आज रिकॉर्ड मत करो, प्रॉफिट होने के बाद रिकॉर्ड करो। इसीलिए इसको कौन सा प्राइस में ले लो? 1 लाख में ले लो। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस मान के चलो 1 लाख है, और अगर उसका मार्केट प्राइस 90,000 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 1 लाख है और मार्केट प्राइस 90,000 है, मतलब उसको 10,000 रुपए का लॉस होने वाला है। तो क्या ये 10,000 रुपया लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि मार्केट का भाव गिर गया, मेरे बिजनेस में लॉस होने वाला है, तो कल होने वाला लॉस आज ही रिकॉर्ड करो। इसीलिए रिकॉर्ड इट एट 90,000। तो रूल क्या है अपना? क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो ये रूल कहां से आया? ये रूल आने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बोलो, सब लोगों को मैंने जो सिखाया वो बात समझ में आया क्या? इतना पावरफुल है, सोचो ना मेरे दोस्तों। मतलब लाइफ में बहुत सारी चीजें ना, आज शायद बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन हो गया होगा कि क्या बात है सर, मस्त अकाउंट्स में ऐसा भी कुछ है ही क्या? अकाउंट्स में हमेशा बोलता हूं, बुक कीपिंग है ना अपनी जिंदगी को देखकर बनाया गया है। सिर्फ नंबर्स का खेल है, बाकी तो अपनी जिंदगी है। हमने, ये पहला एग्जाम्पल हो गया मेरे दोस्तों। और एक एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। हमने जब लॉसेस के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने सीखा था हर बिजनेसमैन को 3 लॉस हर साल सहन करना पड़ता है। वो है बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड एंड depreciation. These are the losses which are suffered by every businessman every year. उसमें से सबसे खतरनाक जो लॉस है वो है बैड डेट्स।
खतरनाक क्यों है सर? सी डेप्रीसिएशन तो एसेट का वैल्यू कम होता है, कल अपन ने बात किया। डिस्काउंट उसी को देना पड़ता है जो पैसा जल्दी देता है। बैड डेब्ट्स डेंजरस इसलिए है ना, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, सामान बेचते हैं, उधारी देते हैं, और उसके बावजूद 1 महीने के बाद हमारा पैसा डूबता है। दिस इज अगेन वो केन विलियमसन जैसा हालत है, मतलब सब किया मेरे तरफ से जो हो सकता है, फिर भी मैं बर्बाद हो गया। तो बैड डेब्ट्स ये लॉस को हम लोग को रोक नहीं सकते। टू कवर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स, अभी पता है मैंने क्या बोला कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में? प्रोविजन फॉर लॉसेस शुड बी मेड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ टू कवर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स। एवरी बिजनेसमैन creates a provision for bad debts, which is called as reserve for bad debts और बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग जानते हो बाय द नेम आरडीडी। मेरे दोस्तों, आप लोगों को एक आरडीडी ऐसा वर्ड था जो 11th स्टैंडर्ड में कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देता था। बोलते थे सर कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूजन का बात ही नहीं, अगर ये कन्वेंशन समझ लो तो ये एकदम इजी है कि हाँ नुकसान होने वाला है, नुकसान का तैयारी करने का। सर ने बोला तैयारी करने का, तो वो तैयारी का नाम है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। शॉर्ट फॉर्म में आरबीडीडी बोलते हैं कुछ लोग सिर्फ आरडीडी बोलते हैं। बोलो क्या ये आरडीडी का कंसेप्ट सब लोगों को समझा? क्या ये आरडीडी का कंसेप्ट सब लोगों को समझा? कि आरडीडी का जरूरत क्या था? व्हाई वाज आरडीडी क्रिएटेड? लॉजिक समझ लो कि बैड डेब्ट्स होने वाला नुकसान है, उसको कवर करने के लिए आरडीडी आ गया। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना अगला बात, बैड डेब्ट्स और आरडीडी ये तुम लोगों को दोनों जगह पे दिख सकता है। दोनों जगह पे बोला तो कहां पर? ट्रायल बैलेंस में भी दिखेगा और एडजस्टमेंट में भी दिखेगा। मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, बैड डेब्ट्स और ट्रायल आरडीडी जो है ये हम लोगों को दोनों जगह पर दिख सकता है। ट्रायल बैलेंस में वो बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड होता है जो ऑलरेडी हो चुका है, वो बैड डेब्ट्स होता है विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। हमने वही तो सीखा ट्रायल बैलेंस का मतलब। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर हमारा कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर हमारा कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। काय नाव देणार त्याला आपण? फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो फर्दर बैड डेब्ट्स ये कहां देखने मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट में। मेरे दोस्तों फर्दर बैड डेब्ट्स, मेरे को बताओ बैड डेब्ट्स का डेफिनेशन कितने लोगों को याद है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट आर बैड डेब्ट्स? डेफिनेशन लिखो, व्हाट आर बैड डेब्ट्स? सचिन तू बोलना चाहेगा तो भी चलेगा। ओके परफेक्ट प्रांजलि, द अमाउंट दैट इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। तो अगर मेरा बैड डेब्ट्स हो गया, अगर मेरे को बिजनेस में नुकसान हो गया तो नेचुरली मेरा पैसा डूब गया। अब मेरे को जो डेटर से मिलने का था मिलेगा नहीं, और एडजस्टमेंट के बाद बनाया गया हुआ है, इसीलिए फर्दर बैड डेब्ट्स, ध्यान देना मेरे दोस्तों, फर्दर बैड डेब्ट्स का पहला इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम डेटर्स। क्या आता है? लेस फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि बैड डेब्ट्स हो गया तो डेटर से कम हो जाएगा, और अपने को मालूम है ये हमारा लॉस है। इसीलिए
सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो मेरे दोस्तों फर्दर बैड डेब्ट्स का मैंने दो इफेक्ट बताया। फर्दर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में आता है, हमने सीखा है ट्रायल बैलेंस में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट, सिर्फ वर्ड रहेगा बैड डेब्ट्स, और उसको हम लोग जो है लिखते वक्त सिर्फ बैड डेब्ट्स को कहाँ लिखोगे, द बेसिक बैड डेब्ट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, एक ही इफेक्ट आएगा, लॉस है तो वो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट इज अवर लॉस। लेकिन अगर फर्दर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिया है तो उसके दो इफेक्ट्स आएंगे, हमने लिखे हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 में। बोलो मैं क्या लिख रहा हूं, सब लोगों को समझ में आ रहा है मेरा लिखने का तरीका मेरे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। वी आर कंसिडरिंग टू very very important adjustments today. Okay. नेक्स्ट कम्स आरडीडी। ये भी हमने सीखा है कि बैड डेब्ट्स होता है तो वो नुकसान सहन करने के लिए बिजनेसमैन जो है आरडीडी क्रिएट करता है। अब मेरे दोस्तों आरडीडी क्रिएट करेगा, ये साल आरडीडी क्रिएट किया तो ये साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में भी आरडीडी होता है, उसको हम लोग नाम देंगे ओल्ड आरडीडी, क्योंकि वो ये साल का नहीं है, वो कौन से साल का है, पिछले साल का है। और एडजस्टमेंट में जो आएगा उसको हम लोग नाम देंगे न्यू आरडीडी। और इसका इफेक्ट्स मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 8 में लिख के बताता हूं। मेरे दोस्तों आरडीडी दो कैसे आए समझा क्या, एक इस साल का और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बनेगा ऑटोमेटिकली, ओपनिंग बैलेंस। इसीलिए अगले साल के लिए हम लोगों को जो बनेगा इस साल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होएगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो दिया वो होगा ओल्ड आरडीडी, हमने जो तैयारी करके रखा है वो है ओल्ड आरडीडी। और जो इस साल हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो है न्यू आरडीडी। हमने सीखा टू कवर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स every businessman creates a provision for bad debts which is called as RDD. तो दरवर्षी हे काम चालू असतं। परत RDD this is related to debtors. RDD is related to what, debtors. इसीलिए डेटर्स इसमें भी कम होंगे तो पहला इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम डेटर्स। जैसा बैड डेब्ट्स हमारा नुकसान है, आरडीडी भी हमारा नुकसान है, प्रोविजन करते हैं हम लोग, और उसका भी सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मेरे दोस्तों सिर्फ बाय हार्ट मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ हर चीज क्यों बना वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की। तो आज का मेरा लेक्चर इधर ही मैं खत्म करने वाला हूं। ज्यादा कुछ आज मैंने वैसे सिखाया नहीं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने शेयर किया। वैसे हमने आज दो एडजस्टमेंट सीखे नए। कौन से दो एडजस्टमेंट सीखे, फर्दर बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी। देखने जाओगे तो दोनों का इफेक्ट वैसे आपको दिखेगा सेम है, लेस फ्रॉम डेटर्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कल मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। इतना जो मैंने सिखाया है, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क नाउ।